हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज भी करेंगे और अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन में, जिसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में इसे हम व्याख्या के साथ जानेंगे। और झारखंड से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उसे भी हम इस सेशन के अंत में देखने वाले हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा काफ़ी जल्द टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था दोस्तों, ओलंपिक खेलों में झारखंड के स्वर्ण पदक विजेता को झारखंड सरकार अब पहले की अपेक्षा कितने रुपए ज़्यादा देकर पुरस्कृत करेगी? ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए अथवा ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए अब ज़्यादा दिया जाएगा झारखंड के उन खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते हैं। पहले यह रकम 2 करोड़ थी, अब बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं डिटेल में। आपको बता दें कि अब खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षकों के लिए भी निर्धारित जो प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में झारखंड के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर अब 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे प्रोत्साहन के तौर पर। पहले यह राशि 2 करोड़ रुपए थी, अर्थात 3 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है स्वर्ण पदक के मामले में। वहीं ओलंपिक में रजत पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, पहले यह रकम 1 करोड़ रुपए थी। और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, पहले 75 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता था कांस्य पदक विजेता को जो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करते थे। वहीं ओलंपिक स्पर्धा में भागीदारी के लिए भी झारखंड के खिलाड़ियों को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 वर्षों पर होने वाले विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 50 लाख रुपया दिया जाएगा। रजत पदक जीतने वाले को 35 लाख, जबकि कांस्य पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में यानी 4 वर्षों पर होने वाले विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को क्रमशः 25 लाख, 15 लाख व 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों 1 और 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में पदक विजेता को क्रमशः 15 लाख, 10 लाख व 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इन प्रतियोगिताओं में जूनियर वर्ग को 10 लाख, 7 लाख व 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता को क्रमशः 40 लाख, 25 लाख व 12 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं एशिया कप, एशियन चैंपियनशिप व कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पदक विजेता को क्रमशः 7, 5 व 3 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड जो नए करंट अफेयर्स है उसके बारे में। पहला प्रश्न है, झारखंड के किन 2 जिलों में लिथियम का विशाल भंडार पाया गया है? ऑप्शन ए हजारीबाग और रामगढ़, ऑप्शन बी धनबाद और बोकारो, ऑप्शन सी कोडरमा और गिरिडीह अथवा ऑप्शन डी पलामू और गढ़वा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कोडरमा और गिरिडीह में विशाल भंडार पाया गया है लिथियम का, अथवा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही भारत के कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिला था। अब झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह में भी लिथियम का भंडार पाए गए हैं। आपको बता दें कि नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने भूतात्विक सर्वेक्षण में पाया है कि कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम के अलावा कई दुर्लभ खनिज के भंडार हैं। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया ब्लॉक और उसके आसपास जियोकेमिकल मैपिंग कराया गया था, जिससे यह पता लगा है कि इन क्षेत्रों में लिथियम, सीजियम और अन्य तत्वों का हाई कंसंट्रेशन है। दोस्तों आइए अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं लिथियम के बारे में कि लिथियम का बेनिफिट्स क्या है, इसका यूजेस क्या है और इसके अदर फैक्ट्स को भी जानेंगे। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में यह सहयोग करेगा और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने में भी लिथियम मदद करेगा। पेट्रोल, डीजल और कार्बन उत्सर्जित करने वाले ईंधन, जिसे हम कार्बन एमिटिंग फ्यूल्स कहते हैं, उसकी जगह पर लिथियम एक अच्छा विकल्प बनने जा रहा है।
वहीं लिथियम के उपयोग की बात करें तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और मोबाइल फ़ोन्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रिचार्जेबल बैटरीज में भी लिथियम का उपयोग किया जाता है। इसके अदर फैक्ट्स के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अभी तक केवल 2 राज्यों में लिथियम के भंडार मिले थे, कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर में। कर्नाटक में 16,000 टन लिथियम पाया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर में लगभग 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। अब झारखंड के 2 जिले में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। आपको बता दें कि लिथियम का भंडार होने से भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अब आत्मनिर्भर बन सकेगा। वर्तमान में लिथियम की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए भारत चीन पर निर्भर है और आने वाले समय में 2030 तक भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इस लक्ष्य को हासिल करने में लिथियम एक आवश्यक धातु है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, और दूसरा प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन यानी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में झारखंड के किस एकमात्र विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ऑप्शन बी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बीआईटी मेसरा, अथवा ऑप्शन डी आईआईटी आईएसएम धनबाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी आईआईटी आईएसएम धनबाद को टाइम्स के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल किया गया है, जो झारखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है। आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय आईआईटी आईएसएम धनबाद है, जिसे इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। वहीं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में अगर बात करें तो भारत में प्रथम स्थान पर IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का स्थान है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहीं इस रैंकिंग में 91 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटीज़ आई है वह है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, या यह लगातार 8वें साल इस रैंकिंग में टॉप पर है। पहले स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जबकि यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग में है। वहीं इस रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग का यह 20वां संस्करण था और 108 देशों और 1904 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों आइए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, और आज के करंट अफेयर्स का तीसरा प्रश्न है केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा झारखंड के किस गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कपिलो, ऑप्शन बी मैकलूस्कीगंज, ऑप्शन सी मलूटी, अथवा ऑप्शन डी उलियातू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रांची का मैकलूस्कीगंज को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि झारखंड में रांची में स्थित है। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 27 सितंबर 2023 को झारखंड के रांची स्थित मैकलूस्कीगंज को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंग्लो इंडियन सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे मैकलूस्कीगंज निवासी एस्ले जॉन गोम्स ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने एवं संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें देश भर के 35 ग्रामीण पर्यटन गांव को पुरस्कृत किया गया है। इसमें 5 गांव को स्वर्ण पदक, 10 को रजत और 20 गांव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, तारा शाहदेव कौन है जिसके धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना मामले में रांची स्थित CBI स्पेशल कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए सोशल एक्टिविस्ट, ऑप्शन बी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी राइफल शूटर, अथवा ऑप्शन डी हॉकी प्लेयर। दोस्तों तारा शाहदेव एक प्रसिद्ध राइफल शूटर थी और यह 2014 में यह मामला काफ़ी चर्चित हुआ था देश में। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना मामले में रांची स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
और जिन्हें दोषी करार दिया गया है वे रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उनकी मां कौशल रानी और झारखंड हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2023 को इनके सजा पर सुनवाई होगी। धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का यह मामला 2014 में पूरे देश में काफ़ी चर्चित हुआ था। नेशनल शूटर रही है तारा शाहदेव और रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी का आरोप लगाया गया था तारा शाहदेव के द्वारा। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तारा शाहदेव जो मामला है, यह केस क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। आपको बता दें कि तारा शाहदेव रंजीत कोहली और रकीबुल हसन की शादी 2014 में हुई थी और शादी के बाद तारा शाहदेव को पता चला कि रंजीत सिंह कोहली, जिससे तारा शाहदेव की शादी हुई है, वह पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया है। तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर भी यानी तारा शाहदेव पर भी इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा था। तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराया था मामला और बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था। नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था और केस दर्ज करवाया गया था और यही मामला था तारा शाहदेव का। तारा शाहदेव के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि यह झारखंड की नेशनल राइफल शूटर थी और कई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल भी जीत चुकी है। तारा शाहदेव शूटिंग जज की परीक्षा पास कर चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में जज और तकनीकी पदाधिकारी बनने की पात्रता भी उन्होंने हासिल कर ली थी। इसके अलावा झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में वह कोच के रूप में भी कार्य कर रही थी, यानी JSSPS में कोच भी रह चुकी है तारा शाहदेव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 5वें नंबर प्रश्न की बारी है और 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड पर्यटन विभाग ने किस स्थान पर 5 स्टार होटल खोलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी नेतरहाट अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवघर। आइए दोस्तों इसके बारे में भी बता दें। वैसे झारखंड में तो कई 5 स्टार होटल्स हैं, परंतु यह झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जाना है। आपको बता दें कि देवघर में एम्स और एयरपोर्ट खुलने के बाद पर्यटन विभाग ने व्यावसायिक संभावना को देखते हुए 5 स्टार होटल खोलने का निर्णय लिया है देवघर में एम्स और एयरपोर्ट शुरू हो जाने के बाद बिहार और आसपास के राज्यों से यहां आने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देवघर में झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से पूर्व से एक ऑलरेडी होटल नटराज विहार पहले से ही स्थित है। इसी तरह लातेहार जिले में नेतरहाट में एक कम किराए वाले होटल बनाने की भी तैयारी की जा रही है और नेतरहाट में भी पहले से पर्यटन विभाग का एक होटल प्रभात विहार उपस्थित है। कुछ दिनों पहले पर्यटन विभाग ने पतरातू में रिजॉर्ट बनाया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था और पर्यटन विभाग होटल के क्षेत्र में भी अब कार्य कर रहा है, यानी कई सारे होटल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जो पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें सस्ते दर पर होटल उपलब्ध हो सके। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, और ये मोस्टली हम लोग इस सेक्शन में प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के संस्थापक जिनका 36वां शहादत दिवस 8 अगस्त 2023 को मनाया गया, दोस्तों यह थे निर्मल महतो। दूसरा प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस स्थान पर नए हार्ड और सॉफ्ट कोक प्लांट लगाने पर रोक लगा दी है? दोस्तों इसका उत्तर है धनबाद, यानी पर्यावरण से बचाव के लिए, यानी प्रदूषण से बचाव के लिए अब हार्ड एंड सॉफ्ट कोक प्लांट को धनबाद में लगाने पर रोक लगा दिया गया है।
झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू कर दिया है? इसका उत्तर है मांदर, जो कि झारखंड का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। जे ईरानी, जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया, वो किस कंपनी से जुड़े थे? वह दोस्तों टाटा स्टील से लगभग 40 वर्षों तक जुड़े थे और वे टाटा स्टील के एमडी भी रह चुके हैं। आइए और 5 प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। और नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्या है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई है? दोस्तों यह एक टीकाकरण अभियान है जिसके तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और जो प्रेग्नेंट वीमेंस है उन्हें टीकाकरण अभियान के द्वारा जो टीका छूट गया है उसे दिलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को किस उद्देश्य से पारित किया गया है? इसका उत्तर है स्वास्थ्य शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करना इसका उद्देश्य है, और साथ ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा उसका कुलाधिपति बनाया जाएगा मुख्यमंत्री को। इन सभी उद्देश्यों से ही झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 झारखंड विधानसभा से मानसून सत्र में पास कराया गया है, यानी पारित कराया गया है। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के तहत इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर कौन होगा? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। झारखंड में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार कितने अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का चयन किया गया है? दोस्तों पहली बार अल्पसंख्यक के 3 छात्रों का चयन किया गया है, यानी कुल 25 छात्रों में 3 छात्र अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इसमें 25 में 10 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए 7, शेड्यूल कास्ट के लिए 5, जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 3 रिजर्व किया गया है। और ये इन छात्रों को अब विदेश में पढ़ने का, यूके में पढ़ने का मौका दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोगों को कितना लीटर पेयजल का वितरण प्रतिदिन किया जाएगा? इसका उत्तर है 55 लीटर। आइए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर में बलि चढ़ाए गए बकरों से बिजली बनाने की घोषणा की हाल ही में की गई है? प्रश्न है दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं। झारखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर में बलि चढ़ाए गए बकरों से बिजली बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है झारखंड सरकार के द्वारा? ऑप्शन ए बाबा वैद्यनाथ मंदिर, ऑप्शन बी माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन सी पहाड़ी मंदिर, अथवा ऑप्शन डी देवड़ी मंदिर। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इसे हम उत्तर व्याख्या के साथ जानेंगे। आइए झारखंड से संबंधित अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, और इसके तहत आज पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की किन जनजातियों को क्रमशः 31वीं व 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए असूर व सबर, ऑप्शन बी कंवर और कोल, ऑप्शन सी बिरजिया और किसान, अथवा ऑप्शन डी किसान और पहाड़िया। दोस्तों झारखंड में 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में कंवर और कोल को मान्यता दी गई है भारत सरकार के द्वारा। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2023 को कंवर को 31वीं जबकि कोल को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या अब 32 हो गई है, जिसमें 24 जनजातियां व 8 आदिम जनजातियां शामिल है। ये सभी जनजातियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। इन जनजातियों में 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, जबकि 8 जनजातियां आदिम जनजातियां यानी प्राइमेटिव ट्राइब्स की श्रेणी में आती हैं। आइए इन जनजातियों के बारे में, इनकी जनसंख्याओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 2011 जनगणना की बात करें तो इस जनगणना के अनुसार झारखंड में जो अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या है
अनुसूचित जनजातियों की जो कुल संख्या है वह 86,45,042 है, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.20% है। वहीं आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथालों की है और सबसे कम जनसंख्या खोंड की है। वहीं आदिम जनजातियों की बात करें दोस्तों तो 2011 जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या झारखंड में 1,92,425 है, जो 0.72% है। वहीं आदिम जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में माल पहाड़ियाँ का है और सबसे कम जनसंख्या आदिम जनजातियों का झारखंड में बिरजिया का है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। इसके तहत पहला प्रश्न है दोस्तों, JSAC का फुल फॉर्म क्या है? आपको बता दें कि इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यह दोस्तों एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है झारखंड सरकार का। आपको बता दें कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA के प्रबंधन में इसका एक बड़ा योगदान है। JSAC जिसका दोस्तों स्थापना 2003 में किया गया था और यह रांची में स्थित है। और झारखंड का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके जो मैपिंग किया जाता है उसका, यानी रिमोट सेंसिंग के द्वारा, जैसे बाढ़ कहाँ कहाँ ज़्यादा आता है, जंगलों में आग कहाँ सबसे ज़्यादा लगती है, सूखा कहाँ ज़्यादा पड़ता है, इन सभी चीज़ों का मैपिंग करती है यही संस्था JSAC यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। और एक बार फिर रिपीट कर दे कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक संस्था के तौर पर ये काम करती है, यानी इससे ही जुड़ी संस्था है। और यह संस्था एजुकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? इसका उत्तर है गढ़वा। सोन नदी जो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मैकाल पर्वत से और झारखंड में प्रवेश करती है गढ़वा जिले में। वैसे झारखंड में 2 जिलों के बॉर्डर को टच करती है ये, गढ़वा और पलामू। इसके अलावा जो झारखंड की सबसे प्रमुख एक नदी है उत्तरी कोयल नदी, जो इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में है, जो झारखंड की है, उन नदियों की बात कर रहे हैं। और जो सोन नदी है दोस्तों, इसका जो मुहाना है यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है पटना के पास। अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, और तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड में भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है, यानी इसका क्या नाम है? दोस्तों यह है सामा चकेवा, एक लोक नाट्य है झारखंड का जो भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है। इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें 4 प्रमुख जो कलाकार होते हैं जो नाटक प्रस्तुत करते हैं स्टेज पे, उसमें 4 लोग होते हैं, एक सामा, एक चकेवा। सामा जो होता है वो, सामा जो है दोस्तों वो प्रमुख नायिका होती है, चकेवा नायक होता है। जबकि एक और कैरेक्टर होता है चूड़क नाम का, जो इस लोकनाट्य में खलनायक होता है, और एक होता है सांब जो सामा का भाई होता है। और ये चारों मिलकर ही स्टेज पे लोकनाट्य करते हैं और यह लोकनाट्य प्रश्नोत्तरी के रूप में होता है और यह लोक नृत्य भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है लोकनाट्य के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है 1894 का वन सुरक्षा कानून। दोस्तों मुंडा उलगुलान 1895 से 1900 के बीच जो हुआ था, इसके कई कारण थे। जो तात्कालिक कारण था वह था छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894। आपको बता दें कि इस कारण जो जनजातीय थे उन्हें काफ़ी परेशानी आने लगी थी, क्योंकि जंगल का जो जनजातियों का अधिकार था जंगल पर, वह इसे कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को द्वारा ऑलमोस्ट छीन लिया गया था, जिसके कारण जनजातियों का जीना मुहाल हो गया था।
और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, अतः मुंडा उलगुलान शुरू हुआ था। और यही कारण है कि 1894 का जो वन सुरक्षा कानून है उसे तात्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2006 में। आपको बता दें कि इसका जो फुल फॉर्म है वो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और यह झारखंड सरकार का एक यूनिट है। और इसके अलावा इसमें बता दें, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करने का कार्य करता है झारक्राफ्ट, यानी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये झारक्राफ्ट काम करता है, रोजगार सृजन के क्षेत्र में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आजीविका उत्पन्न हो सके और लोग इससे जुड़ सके। जैसे रेशम उत्पादन है, हथकरघा है, हस्तशिल्प है, और ऐसे ही अन्य संबंध गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका का सृजन करना ही झारक्राफ्ट का उद्देश्य है, और इसकी स्थापना का भी यही उद्देश्य है। और इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में की गई थी। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।